सर्वोच्च न्यायालय तक में ऐसे कुछ जज बन गए हैं जिनकी मानसिकता मनवादी सोच वाली है, जो मनुस्मृति में भरोसा करते हैं। ऐसे अनेकों जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हैं। ऐसे अनेकों नेता मुख्यमंत्री तक भी बन गए हैं जिनकी सोच मनुवादी जातिवादी है, जो एक जाति विशेष को बढ़ाने का काम करती है, दलितों की हत्या करने वाले लोगों को संरक्षण देने का जो काम करते हैं। ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं, ऐसे लोग मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, ऐसे लोग एसएसपी बन गए हैं, ऐसे लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी बन गए हैं। यानी कि पूरा का पूरा शासन तंत्र मनुवादी विचारधारा को पालने पोसने में लगा हो। जब पूरा मनुवादी सोच वाला तंत्र पूरे देश की सत्ता पर काबिज हो गया हो, जब ऐसी मनुवादी सोच वाला तंत्र पूरे देश की केवल वोट की चोरी नहीं, पूरे चुनाव को ही चोरी कर ले, उसके बाद सामाजिक न्याय होगा कैसे? कैसे सामाजिक न्याय होगा? आपने अनेकों बार देखा होगा, अनेकों ऐसे वीडियो देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति फर्जी वोट डाल रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है, फिर वो दूसरी फर्जी वोट डाल रहा है, फिर वीडियो बना रहा है, फिर वो तीसरी फर्जी वोट डाल रहा है। ऐसे करके 5-6 फर्जी वोट डालता है, वीडियो बनाता है और वीडियो को सोशल मीडिया पे डालता है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की खामोशी देखने लायक है। ऐसे भी कई एग्जाम्पल आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता चुनाव लड़ा, उसका लंबा चौड़ा परिवार है, लेकिन उसके अपने बूथ पर उसका एक भी वोट नहीं निकलता। उसका वोट चला कहाँ गया? हो सकता है रिश्तेदार किसी प्रभाव में आ गए हो, तो उसकी पत्नी और बच्चे का वोट कहाँ गया? हो सकता है बच्चे और पत्नी भी पति से चिढ़ रहे हो, तो उसका खुद का वोट कहाँ गया? इसका मतलब वोट की चोरी कई तरीके से हो रही है। एक वोट की चोरी ईवीएम से होती है, वोटिंग मशीन से होती है। एक वोट की चोरी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों के वोट को काट के होती है। और तीसरी वोट की चोरी फर्जी वोट बनाकर मनवादी कई वोट डाल रहे हैं, उससे होती है। और चौथी वोट की चोरी एक मकान पर, एक एड्रेस पर 80-80 फर्जी वोट बन जाते हैं। और जब वहां जाके जांच की जाती है तो पता चलता है जिसके एक कोठड़ी में 80 वोट बने वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, और वह 80 वोट जिनके थे वो कोई नजर नहीं आता है, लेकिन वो वोट डालते हैं। इसका मतलब मनोवादी सोच वाले लोगों ने, आरएसएस जैसे संगठन के, बीजेपी जैसे संगठन से जुड़े लोगों ने ऐसे लाखों वोट तैयार कर दिए हैं, जिनको जिस राज्य में चुनाव होता है वहां ले जाकर चुनाव में वोट डलवाने के लिए उनकी वोट बनवा दी जाती है, और फिर पूरे के पूरे चुनाव को ही चोरी कर लिया जाता है। अभी आपने देखा होगा भारत के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह खुलासा किया कि किस तरह पूरे आपके वोट की चोरी हो रही है, किस तरह पूरे चुनाव को चोरी करके देश के अंदर सरकार बन गई, क्योंकि जिन लोगों ने नारा दिया था अबकी बार 400 बार संविधान बदलना है। ये तो अम्बेडकरवादियों को सैल्यूट करना चाहिए, इस देश के दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग को सैल्यूट करना चाहिए, इस देश के माइनॉरिटी को सैल्यूट करना चाहिए, जिन लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया और उनको 169 सीट पे रोक दिया। अब आप कहेंगे 169 नहीं है, वो तो 240 है। अरे भाई वास्तव में तो 169 ही थे, बाकी तो इलेक्शन कमीशन, सारे डीएम और जो बाकी का उनका शासन तंत्र है उसकी मदद से और ईवीएम की मदद से वो लोग 240 तक पहुंचे हैं। क्योंकि जहां जहां देख रहे हैं कि वोट की चोरी खुलेआम हो रही है। आपको पता है महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन एनडीए की कितनी कम सीटें लोकसभा में आई, और पिछले लोकसभा चुनाव से लेके इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 तक 5 साल में केवल 32 लाख नई वोट बने। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद 5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव आते आते लगभग 1 करोड़ फर्जी वोट बन गए। वो वोट कहां से आए? 5 साल में 32 लाख और 5 महीने में 1 करोड़ के आसपास वोट। ये वोट की चोरी आखिर कर कौन रहा है, और ये वोट की चोरी करवा कौन रहा है? आज आपको समझना पड़ेगा। जब भी इस तरह की बात आती है वोट की चोरी की, ईवीएम की, जब खुलासा होता है, उस खुलासे के खिलाफ अक्सर आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि आप कोर्ट जाओ। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? तो मैं बताता हूं हम कोर्ट क्यों नहीं जाते। क्योंकि कोर्ट के अंदर भी मनोवादी मानसिकता वाले जजों की संख्या बढ़ गई है। कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। आपने राजस्थान का भावरी देवी वाला केस देखा होगा, जिसमें भावरी देवी के खिलाफ सामूहिक बलात्कार हुआ, और सामूहिक बलात्कार के केस के अंदर
जब कोर्ट में केस चला तो बाद में हाई कोर्ट ने मुलजिमों को ये कह के बरी कर दिया कि मुलजिमान स्वर्ण जाति के थे और पीड़िता दलित जाति की अछूत समाज से थी। स्वर्ण जाति का आदमी अछूत समाज की बेटी को छू ही नहीं सकता, इसलिए बलात्कार का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी थर्ड क्लास घटिया सोच जिस जज की हो और उसने दरिंदों को बाइज्जत बरी कर दिया, ऐसे कोर्ट के जज से क्या न्याय की उम्मीद करेंगे क्या? जो जातिवादी सोच वाला जज है, जो इसीलिए उसको बरी कर रहा है जिसने बलात्कार किया है, क्योंकि वो स्वर्ण जाति का है और ग्राउंड देता है कि लड़की अछूत समाज से थी, उसको तो छू ही नहीं सकता, ये कह के बरी करता है। ऐसी सोच वाले जज से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल अभी जून के महीने का उड़ीसा का है। उड़ीसा में एक गांव के अंदर माइनिंग हो रही थी। उस माइनिंग के खिलाफ दलित समाज के लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, तो पुलिस ने दबाव डालकर झूठा केस बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद हाई कोर्ट ने जब जमानत दी, तो जमानत देते वक्त एक्यूज पर यह शर्त लगा दी कि एक्यूज वहां संबंधित थाने में 3 महीने तक सुबह 6 बजे से 9 बजे तक झाड़ू और पोछा लगाएगा और साफ सफाई करेगा, क्योंकि वो दलित समाज का था। और हाई कोर्ट का जज जातिवादी मानसिकता के तहत इस तरह जातिवादी जजमेंट दे रहा है, जमानत में शर्त लगा रहा है, और वो पुलिस को ड्यूटी दी। पुलिस का काम है उसको फिनाइल पोछा और झाड़ू मुलजिम को अवेलेबल कराएगा। तो जहां जज की मानसिकता जातिवादी हो, उस जज से क्या आप न्याय की उम्मीद करेंगे? अगर आज हम कोर्ट चले जाएं तो पता लगेगा 5 साल निकल गए, लेकिन कोर्ट से कोई निर्णय आने वाला नहीं है। बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि उनकी विचारधारा के लोग भी जज बन गए हैं, और वहां जैसे ही जाएंगे तो वो पूरा उस मैटर को इतना लोग प्रोलॉन्ग कर देंगे, 5 साल तक भी जजमेंट नहीं आएगा, और आएगा तो मनुवादी सोच वाला आएगा। तो ऐसे कोर्ट के ऊपर भरोसा करने की बजाय हम जनता पे भरोसा करते हैं। भारत की जनता सबसे ऊपर है, जनता से ऊपर ना कोई जज है, ना कोई वकील है, और ना ही कोई नेता है, ना ही कोई सांसद है, ना ही कोई मंत्री है, ना कोई मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है। कोई भी व्यक्ति देश की जनता से ऊपर नहीं है। देश के संविधान ने जनता को ताकत दी है, और जनता को भी ये पता होना चाहिए कि चाहे कोई कितना ही बड़े से बड़ा नेता हो, एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, एसएसपी हो, डीएम हो, सब जनता के सेवा का पब्लिक सर्वेंट हैं। उनकी जिम्मेदारी जनता की सेवा करनी है, कि वो जनता के मालिक बनने की कोशिश ना करें। अगर ये अफसर, ये एसएचओ, डीएम, एसएसपी अगर जनता को हटकारे, धमकारे, इसलिए धमकारे क्योंकि वो संविधान के खिलाफ जाके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में संविधान ने उनको जनता की सेवा की जिम्मेदारी दी है। तो इस लड़ाई को तो लड़ना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़े मुश्किल से हमारे लोगों को वोट का अधिकार दिलवाया। जब इस बात पर चर्चा शुरू हुई थी कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो ज्यादातर लोग वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स को देने के फेवर में थे, या जो बड़े जमींदार हैं उनको देना चाहते थे, या जो ग्रेजुएट है उनको देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा कि मनुस्मृति में हमारे लोगों के पढ़ने पर धार्मिक बंदी थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदी थी, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदी थी। तो मनुस्मृति की वजह से हमारे लोग ना ग्रेजुएट बन पाए, ना वो प्रॉपर्टी के मालिक बन पाए, ना जमींदार बन पाए, ना वो बिजनेसमैन बन पाए, इसीलिए वो लोग इनकम टैक्स पे भी नहीं बन पाए। इसका मतलब हमारे लोगों को वो वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अड़ गए, बड़ी मजबूती के साथ अड़ गए, और उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे करने वालों को नहीं, केवल बड़े जमींदारों को नहीं, केवल ग्रेजुएट को नहीं, भारत में वे रहने वाले सभी लोगों को बराबर रूप से मिलेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, इनकम टैक्स पे करता हो या ना करता हो, सब लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा, और हर आदमी की वोट की कीमत बराबर होगी। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। और इसी के ऊपर माननीय कांचीराम साहब ने कहा था, अपनी वोट की इस तरह रक्षा करो जिस तरह अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा की जाती है। लेकिन आज चुनाव आयोग खुद वोट चोर हो गया, या वोट चोरी करने वाले के साथ हो गया। आज हमारी आंख की सबकी वोट की चोरी हो रही है, तो हम लोग शांत क्यों हैं?